हेलो बच्चों, तो अब हम कुछ अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। तो हम जानते हैं कि जब केल्विन से तापमान को सेल्सियस में अगर बदलना होगा तो उसमें हम क्या कर देते हैं, 273 को माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो टेम्परेचर है वो केल्विन में दिया गया है और हमें इसको सेल्सियस में बदलना है। ठीक है, तो जब हम केल्विन से सेल्सियस में बदलते हैं किसी तापमान को तो हम उसको क्या कर देते हैं, 273 से क्या कर देते हैं, उसको माइनस कर देते हैं, मतलब घटा देते हैं। तो जब 300 केल्विन को 273 से माइनस करेंगे, ठीक है, 300 केल्विन को हम क्या कर रहे हैं, 273 से माइनस करेंगे तो हमारे पास 27 डिग्री सेल्सियस में क्या आ जाएगा, तापमान आ जाएगा। ठीक है, फिर 573 केल्विन को भी अगर हम 273 से माइनस करेंगे, ठीक है, 573 को 273 से माइनस करेंगे तो हमारे पास 300 डिग्री सेल्सियस तापमान आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम 300 केल्विन को सेल्सियस में बदलते हैं तो 27 डिग्री सेल्सियस आएगा। ठीक है, और 573 केल्विन को अगर हम सेल्सियस में बदलें तो वो 300 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है, तो अब है दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। तो हम जानते हैं कि जब हमारे पास सेल्सियस में तापमान दिया होगा और अगर हम उसे केल्विन में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 273 को उसमें जोड़ देंगे। ठीक है, दिए गए तापमान में 273 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे पहला दिया गया है 25 डिग्री सेल्सियस, तो इसको अगर हमें केल्विन में बदलना है तो हम इसमें 273 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, फिर इसमें आ जाएगा 892। ठीक है, तो ये आ जाएगा 298 केल्विन। और दूसरा दिया गया है 373 को डिग्री सेल्सियस को हमें क्या करना है, केल्विन में बदलना है। तो इसमें हम क्या कर देंगे, 273 को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 646। ठीक है, केल्विन। तो जब हमने 25 डिग्री सेल्सियस को हमने क्या किया, केल्विन में बदला तो 298 केल्विन आया, और जब हमने 373 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदला तो कितना आया, 646 केल्विन आया। ठीक है, अब है तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखें। तो आप कुछ अवलोकन दिए गए हैं, उनके हमें कारण बताने। पहला है, नैफ्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। ठीक है, तो नैफ्थलीन बॉल जो जिसको हम कपूर कहते हैं बच्चों, तो वो क्या होता है, जब उसको हम कपड़ों के बीच में रखते हैं, कपड़े वाला जो कपूर होता है, जब उसको हम कपड़ों के बीच में रखते हैं तो क्या होता है, कुछ समय बाद वो अदृश्य हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो नैफ्थलीन होता है वो एक वाष्पशील ठोस होता है। ठीक है, तो वाष्पशील ठोस होने की वजह से वो बिना द्रव अवस्था में आए बिना क्या करता है, गैस अवस्था में चला जाता है। तो जब कोई ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया कहते हैं। तो जब नैफ्थलीन क्या होता है, उसको कपड़ों के बीच में रखा जाता है तो वो ठोस से सीधे गैस अवस्था में चला जाता है, इसलिए हमें क्या होता है कि वो कोई ठोस पदार्थ छोड़े बिना वो अदृश्य हो जाता है। ठीक है, तो दूसरा है, हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। तो क्या होता है कि हम कहीं दूर भी बैठे होते हैं तो जो इत्र की गंध होती है वो हम तक पहुंच जाती है, जैसे खाने की खुशबू होती है वो भी हम तक दूर बैठे ही पहुंच जाती है। तो इत्र की जो गंध है वो दूर बैठे कैसे पहुंच जाती है, क्योंकि जो इत्र होता है बच्चों वो एक वाष्पशील द्रव होता है। ठीक है, जैसे हमने नैफ्थलीन पढ़ा था तो वो एक वाष्पशील ठोस होता है, लेकिन अगर इत्र की बात करें तो ये वाष्पशील द्रव होता है। ये क्या होता है, बहुत तेज़ी से वायु में वाष्पावस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, वो द्रव से बहुत तेज़ी से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, और जैसे ही वो गैस अवस्था में परिवर्तित होता है तो वायु के कणों के साथ मिलके, मतलब वो वायु के कणों के साथ क्या हो जाता है, विस्तृत हो जाता है या डिफ्यूज्ड हो जाता है, जिस वजह से वो
वायु के कणों में सभी दिशाओं में फैल जाता है और अगर कहीं दूर भी बैठे होते हैं तो वायु के माध्यम से वो जो इत्र की गंध होती है वो हम तक पहुंच जाती है। ठीक है, फिर अब है फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। तो अब कुछ पदार्थ दिए गए हैं, उनके कणों के बीच बढ़ता हुआ जो आकर्षण है उसके अनुसार हमें व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जल दिया गया है, चीनी दी गई है और ऑक्सीजन दिया गया है। तो जल हम जानते हैं ये द्रव अवस्था में है, चीनी जो ठोस अवस्था में और ऑक्सीजन जो है वो गैस अवस्था में। ठीक है, तो हम जानते हैं सबसे ज़्यादा जो आकर्षण बल होता है वो ठोस अवस्था में होता है, फिर उसके बाद जो आकर्षण बल होता है वो द्रव अवस्था में और उसके बाद ऑक्सीजन मतलब गैस अवस्था में होता है। तो अगर हम इनको अरेंज करेंगे तो सबसे कम किस में होता है, ऑक्सीजन में होता है। सबसे कम जो आकर्षण बल होता है वो किस में होता है, ऑक्सीजन में। उसके बाद किस में, जल में। और सबसे ज़्यादा जो आकर्षण बल होता है वो किस में होता है बच्चों, चीनी में। ठीक है, इसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है। तो अब कुछ तापमान दिए गए हैं, उन पे हमें जल की भौतिक अवस्था बतानी है। तो 25 डिग्री सेल्सियस, तो ये एक कमरे का तापमान होता है। कमरे के तापमान पे अगर हम देखें तो जो जल होता है वो द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, फिर दूसरा है 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो क्या होता है बच्चों, गलनांक होता है। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, जो जल होता है वो ठोस अवस्था में भी और द्रव अवस्था दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। फिर अगर देखें 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जो जल होता है वो उस जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो इतने पे क्या होता है, जो जल होता है वो द्रव अवस्था में भी और गैस अवस्था में दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न है, पुष्टि हेतु कारण दें। ये दिया गया है, जल कमरे के ताप पर द्रव है। तो जो जल होता है वो कमरे के ताप पे क्या होता है, द्रव होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो जल होता है या जो कमरे का तापमान होता है वो कितना होता है, सामान्यतः 25 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और हम जानते हैं कि जो जल होता है उसका अगर हिमांक देखें या फिर जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर इसका क्वथनांक या फिर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसलिए जो जल है वो कमरे के ताप पे मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे ना ही वो ठोस अवस्था में हो सकता है और ना ही वो द्रव अवस्था में हो सकता है, सॉरी गैस अवस्था में हो सकता है। इसलिए जो जल होता है वो कमरे के ताप पे क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे जो टेम्परेचर होता है या तापमान होता है लगभग 25 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, अब है हम द्रव की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं या फिर जो गुण होते हैं उनको भी जानते हैं कि जो द्रव होता है या वो क्या होता है, द्रव अवस्था में जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, निश्चित आकार के नहीं होते हैं, लेकिन इनका जो आयतन होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। इसलिए जो जल है वो क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, फिर है बी, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। जो लोहे की अलमारी होती है वो कमरे के ताप पे क्या होती है, ठोस होती है। क्योंकि जो कमरे का तापमान होता है तो जो लोहे का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है या फिर जो गलनांक होता है वो कमरे के तापमान से बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए कमरे के तापमान पे जो लोहे की अलमारी है वो क्या होती है, ठोस अवस्था में होती है। और ठोस की प्रॉपर्टीज़ भी हम जानते हैं कि जो ठोस होता है उसका निश्चित आकार होता है, निश्चित आयतन होता है और इसकी सीमाएं भी स्पष्ट होती हैं और ये दृढ़ होता है और ये इसमें भाव का गुण नहीं पाया जाता है। इसलिए जो लोहे की अलमारी है वो कमरे के ताप पर क्या है, ठोस अवस्था में है। ठीक है, तो अब है अगला प्रश्न, 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है। तो 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, बर्फ़ को ठंडा करें और जल को अगर ठंडा करें तो शीतलता का प्रभाव जो है वो बर्फ़ का अधिक होता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि
जो बर्फ़ होती है बच्चों, जब उसको क्या किया जाता है, वो किसी माध्यम से या फिर पदार्थ से क्या करता है, ऊष्मा अवशोषित करता है। तो उस समय उसकी जो क्या होते हैं, कण होते हैं, वो सबसे पहले अपने बीच के आकर्षण बल को तोड़ने में उस ऊष्मा का यूज़ करते हैं। और ये जो ऊष्मा होती है ये गुप्त ऊष्मा कहलाती है। और ये ऊष्मा कितनी होती है, 3.34 इंटू 10⁵ जूल। ठीक है, तो इतनी ऊष्मा जो होती है वो बर्फ़ को चाहिए होती है। बर्फ़ मतलब ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने के लिए बर्फ़ को कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, 3.34 इंटू 10⁵ जूल ऊष्मा की आवश्यकता होती है। और सबसे पहले जो जल होता है, सॉरी, जो ठोस होता है या फिर जो बर्फ़ होती है, वो क्या करता है, इस ऊष्मा का प्रयोग करता है और अपने बीच के आकर्षण बल को तोड़ता है। कणों के बीच का जो आकर्षण बल होता है उसको तोड़ता है और द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो इस समय जो ठोस होता है या फिर जो बर्फ़ है उसका तापमान क्या होता है, स्थिर हो जाता है, जब तक कि पूरा जो बर्फ़ है वो जल में ना परिवर्तित हो जाए। लेकिन अगर हम इसी तापमान पे जल की बात करते हैं तो जो जल होगा वो क्या करता है, जो ऊष्मा ग्रहण करेगा वो सीधे अपने ताप में वृद्धि के लिए करेगा। जबकि जो द्रव था, ये सॉरी, जो ठोस था, जो बर्फ़ थी, वो उस टाइम पे जो ऊष्मा ग्रहण कर रही थी वो क्यों कर रही थी, अपने बीच के आकर्षण बल को तोड़ने के लिए और ठोस से द्रव अवस्था में बदलने के लिए। लेकिन जो जल होता है वो उस समय जो ऊष्मा को अवशोषित करता है उसको वो अपने तापमान में वृद्धि के लिए करता है। ठीक है, तो अगर हम इसी सेम तापमान पे देखें, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे देखें, जो कि क्या है, बर्फ़ का गलनांक होता है, तो इस समय जो ठोस अवस्था है, मतलब जो बर्फ़ है, वो अधिक शीतलता प्रदान करती है, किसकी तुलना में, जल की तुलना में। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न है, उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है। तो जब हम जल को क्या करते हैं, बॉईल करते हैं बच्चों, जब जल को ऊष्मा देते हैं तो जो जल होता है जब वो अपने क्वथनांक पे पहुंच जाता है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे उसका तापमान पहुंच जाता है, इसको आप 373 केल्विन भी कह सकते हैं। तो जब इतना तापमान पहुंच जाता है तो जो जल होता है वो भाप में परिवर्तित होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो इस तापमान में क्या होता है, जो अगर जल की बात करेंगे तो वो गुप्त ऊष्मा लेता है और उस गुप्त ऊष्मा का प्रयोग वो कहाँ कर रहा है, भाप में बदलने के लिए कर रहा है। अपने आकर्षण बल को तोड़ के, कणों के जो जल के कण है वो आकर्षण बल को तोड़ के किसमें, भाप में परिवर्तित हो रहे हैं। तो ये इस टाइम पे अगर जल का तापमान देखेंगे तो जब तक वो पूरा भाप नहीं बन जाता है तब तक उस तापमान में कोई वृद्धि नहीं होगी। लेकिन जो भाप होती है वो क्या होती है, ज़्यादा गर्म होती है या फिर उसमें जलने की तीव्रता ज़्यादा होती है, क्योंकि वो क्या करती है, जो जल की मतलब जब वो जल से भाप में परिवर्तित हुआ तो उस गुप्त ऊष्मा को लेके वो भाप में परिवर्तित हो गया। इसलिए जो भाप होगी उसकी क्या होगी, जलने की तीव्रता ज़्यादा होगी जल की तुलना में। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चित्र के लिए A, B, C, D, E तथा F की अवस्था परिवर्तन को नामांकित करें। तो यहाँ पे चित्र दिया गया है और उसमें A, B, C, D, E, F दिए गए हैं और हमें बताना है कि ये जो अवस्था परिवर्तन है इसमें कौन सी प्रक्रिया हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं बच्चों कि जो कोई भी पदार्थ है उसकी अवस्था में परिवर्तन कब होता है, जब उसके तापमान में और उसके दाब में क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। या तो उनको घटाया जा सकता है या फिर उनमें उनको बढ़ा के जो अवस्था परिवर्तन की जा सकती है पदार्थ की। ठीक है, तो देखते हैं। तो अब जो आपको ये राइट साइड का एरो यहाँ पे दिख रहा है बच्चों, तो ये जो एरो है इसमें हमें ऊष्मा में वृद्धि और दाब में कमी करके अवस्था परिवर्तन करना है। या फिर जो अवस्था में परिवर्तन किया जा रहा है वो कब किया जा रहा है, जब ऊष्मा में वृद्धि और दाब में कमी। तो जितने भी राइट साइड एरो आपको दिखेंगे वो सब क्या हैं, उनमें ऊष्मा में वृद्धि की जा रही है, मतलब तापमान बढ़ाया जा रहा है और दाब को घटाया जा रहा है। तो जब हम ठोस से द्रव अवस्था में जा रहे हैं तो राइट साइड का एरो आपको दिख रहा है, और जब द्रव से गैस में जा रहे हैं तो राइट साइड का एरो दिख रहा है। और
जब ठोस से गैस में जा रहे हैं तो तब भी राइट साइड एरो दिख रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊष्मा में वृद्धि की जा रही है और दाब में कमी की जा रही है। अब है लेफ्ट साइड का जो एरो, आपको लेफ्ट साइड जाते हुए जो एरो आपको दिख रहा है उसमें क्या है, ऊष्मा में कमी की जा रही है, मतलब तापमान घटाया जा रहा है और दाब को बढ़ाया जा रहा है। तो जितने भी आपको लेफ्ट साइड जाते हुए एरो दिखेंगे तो उनमें क्या हो रहा है, ऊष्मा में कमी हो रही है और दाब में वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे जब गैस द्रव में परिवर्तित हो रहा है तो तब क्या हो रहा है, ऊष्मा में कमी हो रही है और दाब में वृद्धि हो रही है। ऐसे ही द्रव जब ठोस में परिवर्तित हो रहा है और जब गैस सीधे ठोस में परिवर्तित हो रही है तो तब भी क्या हो रहा है, ऊष्मा में कमी की जा रही है और दाब को बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं ए जो प्रक्रिया है उसको क्या कहेंगे। ठीक है, तो जब ठोस जो है वो द्रव में परिवर्तित हो रहा है, ठीक है, जो ठोस है वो द्रव में परिवर्तित कब होता है, जब ऊष्मा में क्या की जाती है, वृद्धि की जाती है और दाब को क्या किया जाता है, घटाया जाता है। तो तब जो ठोस होता है वो क्या होता है, द्रव में परिवर्तित होता है। अगर इसका दैनिक जीवन में हम उदाहरण देखें तो जो बर्फ़ होती है बच्चों, जब उसका तापमान दिया जाता है या फिर उसको ऊष्मा दी जाती है और दाब में कमी की जाती है तो तब वो क्या होता है, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आ जाता है। तो मतलब जो बर्फ़ होता है वो पानी बन जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जिसमें ठोस जो होता है वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है और कब, जब उसकी ऊष्मा में वृद्धि की जाती है और दाब में कमी की जाती है, तो वो प्रक्रिया कहलाती है संगलन की प्रक्रिया। ठीक है, इसको कहते हैं फ्यूज़न की प्रक्रिया या फिर संगलन। फिर है द्रव जब गैस अवस्था में परिवर्तित होता है, जो द्रव है वो गैस अवस्था में परिवर्तित होता है, तो बी जो यहाँ पे दिया गया है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे। ठीक है, तो द्रव मतलब जो पानी होता है बच्चों, जब हम उसको बॉईल करते हैं तो वो क्या होता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है या फिर उसकी भाप बन जाती है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण की प्रक्रिया। और ये कब होती है, जब ऊष्मा में वृद्धि की जाती है। जब हम पानी को बॉईल करते हैं या फिर उसको ऊष्मा देते हैं तभी वो किस में परिवर्तित हो जाता है, गैस में। ठीक है, तो ये प्रक्रिया कब होती है, जब ऊष्मा में वृद्धि की जाती है और दाब में कमी की जाती है। तो जो द्रव है वो गैस में परिवर्तित हो जाता है और इस प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण। ठीक है, गैस द्रव में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, जब हम बैकवर्ड जा रहे हैं, क्या हो रहा है कि जब हमने जल को बॉईल किया था बच्चों, माना हमने इस पतीली में क्या किया था, नीचे से ऊष्मा दी और ये जो जल था ये क्या हो रहा था, भाप में परिवर्तित हो रहा था, ये गैस में परिवर्तित हो रहा था। अब हमने क्या करना है, नीचे से इसको ऊष्मा देना क्या कर देना है, बंद कर देना है। ठीक है, और ये इसमें एक प्लेट रख देनी है ऊपर से। तो हम देखेंगे कुछ टाइम बाद जब उसका जो जल है उसका तापमान कम हो जाता है तो क्या होता है, जो जल की बूंदें होती हैं या जो भाप बना हुआ द्रव होता है उसकी जो बूंदें होती हैं वो क्या होती हैं, इस ढक्कन पे एकत्रित हो जाती हैं। तो तब ये जो प्रोसेस है ये कब होती है, जब ऊष्मा में कमी की जाती है और दाब में वृद्धि की जाती है। ठीक है, तो जो गैस है वो द्रव में परिवर्तित हो जाती है और इस प्रक्रिया को कहते हैं संघनन। ठीक है, संघनन। फिर है द्रव का ठोस में बदलना। तो द्रव जो होता है वो ठोस में कब बदलता है, जब उसकी ऊष्मा में कमी होती है और दाब में वृद्धि की जाती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम कब देखते हैं बच्चों, जब हम जल को क्या करते हैं, फ्रीज करते हैं या उसको जमाते हैं तो हम देखते हैं कि जो द्रव है वो ठोस अवस्था में चला जाता है या परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं जमना या फिर सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, ऊष्मा में कमी करके और दाब में वृद्धि करके द्रव जो होता है वो ठोस अवस्था में आ जाता है। इस तो अब है ई जो प्रक्रिया है, इसमें क्या होता है, जो ठोस है वो गैस अवस्था में परिवर्तित हो रहा है। तो इसमें जो ठोस होता है वो गैस अवस्था में कब परिवर्तित होता है, जब ऊष्मा में वृद्धि की जाती है और दाब में कमी की जाती है। तो तब कोई भी जो ठोस होता है वो गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसका जो उदाहरण है वो हमने कहाँ देखा था बच्चों, जो क्या होता है, पूजा वाला जो कपूर होता है उसको अगर हम हीट देते हैं तो वो क्या हो जाता है, ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ऊर्ध्वपातन या फिर सब्लिमेशन। तो अब है एफ जो प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, जो गैस है वो क्या हो रही है,
ठोस में परिवर्तित हो रही है। तो कोई भी जो गैस है वो ठोस अवस्था में कब आती है, जब उसकी ऊष्मा में कमी की जाती है और दाब में वृद्धि की जाती है। मतलब तापमान को घटा के और दाब को बढ़ा के गैस में जो गैसीय अवस्था में जो कोई पदार्थ है उसको हम ठोस अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। और ये जो प्रक्रिया है इसको कहते हैं निक्षेपण। ठीक है, निक्षेपण को डिपोजिशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसका उदाहरण अगर हम देखें बच्चों, तो उसका उदाहरण क्या था कि जब हमने अमोनियम क्लोराइड को लिया था या फिर कपूर का जो चूर्ण लिया था उसको हमने क्या किया था, ऊष्मा दी थी बर्नर से, और फिर वो जो कपूर था वो सीधे गैस अवस्था में चला जाता है, ठोस से गैस अवस्था में। लेकिन जब उसको ऊपर का तापमान ठंडा मिलता है तो क्या होता है कि वो गैस से सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। तो ये कौन सा उदाहरण था, निक्षेपण का। ठीक है, डिपोजिशन का। तो अब हमने देखा कि जो ए वाली प्रोसेस है वो कौन सी थी, ए में थी संघलन। ठीक है, संघलन में क्या होता है, ऊष्मा में वृद्धि करके और दाब में कमी करके कोई भी जो ठोस होता है वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, फिर है बी जो प्रोसेस है उसको कहते हैं द्रव का गैस में बदलना, क्या कहते हैं, वाष्पीकरण या फिर वेपराइजेशन। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ऊष्मा में वृद्धि करके और दाब में कमी करके जो जो द्रव होता है वो गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। फिर है सी जो प्रोसेस है उसमें क्या हो रहा है, गैस जो है वो द्रव में आ रहा है। इस प्रक्रिया को कहते हैं संघनन या कंडेंसेशन। तो इसमें क्या होता है, ऊष्मा में कमी करके और दाब में वृद्धि करके क्या होता है कि जो गैस होता है वो द्रव अवस्था में आ जाता है। उसके बाद है द्रव से ठोस या फिर जो डी प्रोसेस है उसमें क्या होता है, इसको कहते हैं जमना या फिर सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, उन तापमान को घटा के दाब में वृद्धि करके जो द्रव होता है वो ठोस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है ई प्रोसेस, इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन या फिर सब्लिमेशन। ठीक है, ऊर्ध्वपातन या फिर सब्लिमेशन। इस प्रक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा में वृद्धि की जाती है और दाब में कमी की जाती है, जिससे जो ठोस होता है वो गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। फिर है ई हो गया था, और इसके बाद है एफ जो प्रोसेस है इसको कहा जाता है निक्षेपण। ठीक है, निक्षेपण कहा जाता है। निक्षेपण को डिपोजिशन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है, जो गैस होती है वो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। कब, जब उसके तापमान में वृद्धि की जाती है, तापमान में कमी की जाती है और दाब में क्या किया जाता है, वृद्धि की जाती है। तो तब जो गैस होती है वो ठोस अवस्था में आ जाती है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम शॉर्ट में इसको समझे बच्चों, तो जो ए, बी और ई जो हमें एरो क्या दिख रहे हैं, राइट साइड के तरफ दिख रहे हैं, उनमें क्या हो रहा है, ऊष्मा में वृद्धि की जा रही है। मतलब जो तापमान है, जो टेम्परेचर है उसको बढ़ाया जा रहा है, और जो प्रेशर है, मतलब जो दाब है उसको क्या किया जा रहा है, घटाया जा रहा है। तो तब जो अवस्था में परिवर्तन किया जा रहा है। ठीक है, अब जो सी है, डी और एफ जो प्रोसेस हैं उसमें क्या किया जा रहा है, टेम्परेचर को कम किया जा रहा है और प्रेशर को क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। तब पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किया जा रहा है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आपका क्लास 9th NCERT का जो चैप्टर फर्स्ट है, हमारे आसपास के पदार्थ, पूरा कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में मैंने आपको NCERT के अकॉर्डिंग सब कुछ पढ़ाया है, और इसमें आई थिंक एक भी कोई टॉपिक नहीं होगा जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया है। तो होप ये वीडियो और ये जो सीरीज़ है ये आपके लिए हेल्पफुल होंगी। थैंक यू, जय हिंद।